अरे वाह, वो वाली बनारसी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। भैया मुझे वो वाली साड़ी दिखाना। जी मैडम, ये लीजिए। कितने की है ये साड़ी? मैडम सिर्फ 1000 रुपए की है। 1000 रुपए की? नहीं नहीं भैया, ये सस्ती साड़ी तो 2 दिन में ही खराब हो जाएगी। आप मुझे कुछ अच्छी सी महंगी साड़ी दिखा दो। तभी भावना कहती है, भैया वो सस्ती वाली साड़ी मुझे दिखा देना। अरे भावना, मेरी देवरानी होकर तू ये सस्ती सी साड़ी लेगी? रुक, मैं तुझे कोई महंगी सी साड़ी दिलवा देती हूँ। ये सस्ती साड़ी तो महीने भर में ही खराब हो जाएगी। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये महंगी वाली कोई साड़ी ले लीजिए, ये सस्ती साड़ी तो जल्दी खराब हो जाएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ताकि तुम्हारी महंगी साड़ी बिक जाए। तुम दुकान वाले तो सोचते हो कि हम सारा पैसा बस इन महंगे कपड़ों में ही लुटा दे। भावना, अगर पैसे नहीं लाई हो तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना, कौन सी जल्दी है। अरे नहीं दीदी, मुझे तो वो सस्ती वाली चाहिए। भैया आप उसे ही पैक कर दो। ओफो, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया आप मेरे लिए तो वो महंगी बनारसी साड़ी जो 7000 की है वो वाली पैक कर दो। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी साड़ियां लेकर घर आ जाती हैं। वाह वाह, कितनी सस्ती और सुंदर साड़ी मिल गई मुझे तो। अगले हफ्ते शर्मा जी के बेटे की शादी में मैं तो इसे ही पहनकर जाऊंगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वो दोनों अपनी नई बनारसी साड़ी पहनकर उस शादी में जाती हैं। फिर अगले दिन जब भावना अपनी पहनी हुई साड़ी धोती है तो पहली धुलाई में ही उसका सारा रंग उतर जाता है और उसमें बड़े बड़े से धब्बे भी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी अनीता की साड़ी धुलने के बाद और भी ज्यादा चमक मारती है। ये देख भावना हैरान रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दरअसल वो एक गरीब घर की लड़की थी जिसकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन उसकी बचत करने की आदत अभी भी वैसे की वैसी ही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक रोज भावना शॉपिंग पर जा रही होती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे छोटी बहू, तू बाजार जा रही है ना, तो मेरी सहेली उर्मिला के लिए मॉल से एक अच्छी सी साड़ी ले आना। वो क्या है ना, उसका जन्मदिन है, उसने एक पार्टी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ उसे जन्मदिन पर एक अच्छी सी साड़ी ही दे दूं। तू अपने हिसाब से कोई सी भी अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आइयो। मैं बड़ी बहू को कह देती, लेकिन उसे ऑफिस में आज जरूरी काम है, इसलिए वो देर से आएगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं लेती आऊंगी। कुछ देर बाद भावना मॉल के अंदर साड़ियों के शोरूम में जाती है तो साड़ियों का रेट सुनकर वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी 10,000 रुपए की? नहीं नहीं, किसी को देनी तो है, थोड़ी सस्ती ठीक रहेगी, इतनी महंगी देकर क्या करना। ये सोचकर भावना उस शोरूम से निकलकर एक सस्ती सी छोटी सी दुकान में जाती है और वहां से 500 रुपए की सस्ती सी बनारसी साड़ी ले लेती है। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी देखकर तो उर्मिला आंटी खुश हो जाएंगी। ऐसा करती हूँ, एक साड़ी माँ जी के लिए भी ले लेती हूँ, वो इसे पहनकर पार्टी में जाएंगी तो बहुत सुंदर लगेंगी। साड़ियां लेकर वो घर आ जाती है। शाम को भावना की सास सरला उसकी लाई हुई साड़ी पहनकर पार्टी में चली जाती है, जहां उसकी सहेली उसकी तारीफ करती है। अरे वाह सरला, तेरी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कौन से मॉल से ली? ये साड़ी मुझे मेरी बहू ने गिफ्ट की है। तभी कोने में बैठी दो सहेलियां आपस में चुगली करते हुए कहती हैं, सच कहूं माया, तो मुझे तो ये किसी मंगल बाजार की साड़ी लग रही है। ठीक कह रही हो तुम, देखने से पता चल रहा है कि कितनी सस्ती दुकान की साड़ी है। फिर कुछ ही देर में सरला की पहनी हुई साड़ी किनारे से फटने लगती है। हे राम, ये बहू कैसी साड़ी लाई है, ये तो अभी से फटने लग गई, अब क्या करूं। धीरे धीरे वो और फटने लगती है। ये देख सरला छुपते छुपाते वहां से रफू चक्कर हो जाती है और घर आती है। घर आकर उसे उसकी सहेली उर्मिला का फोन आता है और वो उस पर खूब चिल्लाती है। अरे उर्मिला, ये कैसी साड़ी दी है तूने, पूरी साड़ी अंदर से फटी हुई है। अरे ऐसा ही घटिया गिफ्ट देना था तो रहने देती, पैकिंग इतनी महंगी और अंदर से चिंदी सी साड़ी। कल ही मैं तुम्हारी ये घटिया सी साड़ी पैक करवा कर तुम्हें वापस भेज दूंगी। फोन कट जाता है, लेकिन अपनी बेइज्जती होती देख सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोटी बहू, आज तेरे कारण मेरी सहेलियों में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, इसका तुझे कुछ अंदाजा भी है? अरे खुद सस्ती साड़ियां पहननी थी तो जितना मर्जी पहन लेती, लेकिन यूं सस्ती साड़ियां किसी को देकर तो तूने मेरी नाक ही कटवा दी। ऊपर से मेरी ये साड़ी फट गई वो अलग। अरे इतनी भी क्या बचत करनी। माँ जी, मुझे लगा था इतना महंगा गिफ्ट देकर क्या करना, इसलिए मैंने सस्ती साड़ियां खरीदकर उस पर महंगी पैकिंग करवा ली थी। इसीलिए तुम्हें कहती थी भावना कि सस्ते के चक्कर में मत पड़। अरे सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अरे जितनी तू सस्ती साड़ियां बार बार खरीदने जाती है और एक ही बार पहनने पर वो बेकार हो जाती हैं,
उसमें तो महंगी से ज्यादा खर्चा बैठ जाता है। लेकिन ना जाने क्यों तेरी समझ में ये बात आती ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। इतना बवाल होने के बाद फाइनली भावना की समझ में ये बात आ ही जाती है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। अब वो लाभ सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ती। निर्मला के 2 बेटे थे। उन दोनों में 1.5 साल का ही फर्क था। उसके बड़े बेटे अखिल और छोटे बेटे रंजन, दोनों के लिए ही वो लड़कियां देख रही थी। बस अब मेरी दोनों बहुएं आ जाएं तो मैं इस घर गृहस्थी से छुटकारा पालूं और आराम से अपनी बाकी की जिंदगी भजन कीर्तन में गुजारूं। हाँ तो किसने रोका है भाग्यवान। मैं अभी पंडित जी को घर पर बुला लेता हूँ, आगे की बात उनसे कर लेंगे। शाम को पंडित उनके घर आते हैं। पंडित जी, हमारे दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढना अब आपकी जिम्मेदारी है। हमें सुंदर, सुशील और अच्छी सी बहू चाहिए। हाँ, जिनके आने से हमारे घर में उजाला हो जाए। आप बेफिक्र रहिए, जैसी लड़कियां आपको चाहिए बिल्कुल ऐसी ही लड़कियां मेरी नजर में हैं। ये देखिए, ये 2 लड़कियां दिखने में भी सुंदर और उतनी ही गुणी हैं। पंडित जिन 2 लड़कियों की तस्वीर सुमित्रा को दिखाता है वो उसे देखते ही पसंद आ जाती है। कुछ दिन बाद उसकी दोनों बहुएं ब्याह कर उनके घर आ जाती हैं। वो दोनों बहुओं में आते ही सारा काम बांट देती है। तुम दोनों मेरे लिए बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी हो और मैं चाहती हूँ जैसे मैंने इस घर को संजो कर रखा है तुम भी वैसे ही रखो, इसलिए मैं दोनों में काम बांट देती हूँ। अनीता, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए सुबह जल्दी घर में उठकर पूजा पाठ तुम नहा धोकर करना और तब तक छोटी बहू रूपाली रसोई में चली जाएगी। इसके बाद दिन के खाने की जिम्मेदारी छोटी बहू तेरी और रात का खाना अनीता बना लेगी। तुम दोनों को इससे कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं माँ जी। जी माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन देवरानी को अपनी जेठानी से चिढ़ होने लगती है। आई बड़ी जेठानी है तो क्या सर पर बैठकर नाचेगी? वो सिर्फ 1 वक्त का खाना बनाएगी और मैं 2 वक्त का। बताओ ये क्या इंसाफ हुआ? ये अच्छा नहीं किया माँ जी, लेकिन मेरी ही किस्मत खराब है जो मैं देवरानी बन गई। अब करना तो पड़ेगा ही ना। शादी के बाद से ही अब दोनों बहुओं ने अपने अपने काम संभाल लिए। रूपाली हर वक्त घर में भी बंठन कर रहती। वो रोज रोज नई नई साड़ियां पहनती, जिसे देखकर जेठानी जलने लगती है। ना जाने ये रोज रोज इतनी साड़ियां कहाँ से लाती है। हर दिन नई साड़ी और रंग भी कितने सुंदर होते हैं, जैसे किसी महंगे शोरूम की हो। देवर जी की इतनी कमाई तो है नहीं और ना ही इसके मायके वाले इतने रईस हैं। आखिर कहाँ से आते हैं इनके पास इतने पैसे? जेठानी मन ही मन जलती रहती और ये बात अब देवरानी को भी समझ आने लगी थी। बड़ी इतरा रही थी ना जेठानी बनकर, अब पता चलेगा कि देवरानी भी कोई कम नहीं है। मेरी नई नई साड़ियां देखकर तो ऐसे तड़पने लगती है जेठानी जैसे जल बिन मछली। अगले दिन उनके घर सास की सहेली कमला काकी आती है। छोटी बहू सुंदर सी साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है तो वहीं बड़ी बहू रसोई से चाय नाश्ता लेकर आती है। प्रणाम आंटी। खुश रहो बेटी। तभी रूपाली भी वहाँ आती है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है ये साड़ी तुम पर, कितनी जच रही है। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, मैं थोड़ा मार्केट होकर आती हूँ, कुछ काम है, आप बैठिए। ये कहकर रूपाली तो वहाँ से चली जाती है और बड़ी बहू फिर से रसोई में चली जाती है। तभी हॉल में बैठी कमला निर्मला से कहती है, देख निर्मला, अगर तू बुरा न माने तो एक बात कहूँ, तेरी छोटी बहू कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती है और एक तेरी बड़ी बहू है जो कितनी सस्ती और सिंपल साड़ियाँ पहनती है। तू तो दोनों को ही बराबर देती होगी, लेकिन एक सेठानी और एक नौकरानी लग रही है। अरे नहीं नहीं कमला, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ये बातें बड़ी बहू सुन लेती है और बुरी तरह जल भुन जाती है। शाम को जानबूझकर मुझे रसोई में घुसा दिया जाता है और वो महारानी तैयार होकर पर्स उठाकर रोज चल पड़ती है मैडम बनकर। अब वो तो महारानी लगेगी और मैं नौकरानी। वो गुस्से में रसोई से बाहर आती है और कमला आंटी के सामने ही अपनी सास को खूब सुनाती है, इन्हीं के कारण मैं नौकरानी लगती हूँ। देखो तो क्या हालत हो गई है मेरी देवरानी मुझसे बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनकर घूमती है। वो 1 महीने में 6 साड़ियाँ खरीद कर ले आती है और एक मैं हूँ जो मुश्किल से 6 महीने में 1 साड़ी खरीदती हूँ। पता नहीं मैडम कहाँ से इतने पैसे लाती है। पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी रूपाली भी वापस घर आ चुकी थी। अपनी जेठानी का ऐसा रवैया देखकर वो हैरान रह जाती है। माँ जी, आज तक कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे ऐसे बात करने की, लेकिन जेठानी जी के तेवर तो देखो कैसे बदल गए। ये क्या तमीज हुई आपसे बात करने की? खैर छोड़ो उनको, वो तो है ही ऐसी। ये देखिए मैं आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। मेरे लिए साड़ी? निर्मला जल्दी से वो साड़ी देखती है तो उसमें 4000 का टैग लगा हुआ था।
है बहू, इतनी महंगी साड़ी पूरी 4,000 की, लेकिन सच कहूँ तो बड़ी सुंदर लग रही है। ऐसे तो हर जगह जेठानी को देखकर देवरानी सीखती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। छोटी बहू मेरी कितनी अच्छी है जो इतनी महंगी साड़ी ले आई, और एक बड़ी बहू है जो आज तक एक रुमाल भी नहीं लाई। वही तो, अब देखो मैं आपके लिए भी बिल्कुल अपने जैसी साड़ी लाई हूँ। अगले दिन देवरानी और सास दोनों एक जैसी साड़ी पहनती हैं। उन दोनों को एक जैसी नई साड़ी पहनता देख जेठानी बुरी तरह जल भुन जाती है। आज तो दोनों ने एक जैसी महंगी साड़ी पहनी है। माँ जी, आप ये साड़ी कहाँ से लाई? दिखने में तो काफी महंगी लगती है। हाँ तो सुंदर तो होगी ही मेरी छोटी बहू जो लाई है। अब तेरे बस की कहाँ है इतनी महंगी साड़ी लाना। खैर तू तो खुद ही एक एक साड़ी को कितना लंबा घिसती है, तो मेरे लिए तो क्या ही लाएगी। बड़ी मुश्किल से तो ये मुझे 3 महीने में जाकर एक साड़ी दिलवाते हैं, और वो भी दुकान में 2000 से नीचे की नहीं आती। गुस्से में अनीता अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन बाद उन्हें एक शादी में जाना था, जहाँ जाने के लिए दोनों देवरानी जेठानी अच्छे से तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो पार्टी में पहुँचती हैं। अरे अनीता, ये तो वही साड़ी है ना जो तूने मेहता की बेटे की रिसेप्शन पार्टी में पहनी थी, और याद है संजना के बेटे के मुंडन पर भी तो इसने वही पहनी थी। हाँ तो इतनी महंगी साड़ी है पूरे 2000 की, तो क्यों ना पहनूं इसे बार बार। अब हम कोई हीरो हीरोइन तो है नहीं जो एक कपड़े को एक ही बार रिपीट करे। अरे उनको छोड़, तू अपनी देवरानी से सी, देख तो कितनी सुंदर साड़ी पहन कर आई है, और हर फंक्शन में ये अलग अलग साड़ी पहनती है, तेरी तरह नहीं कि वही उठाकर पहन कर आ गई। अपनी देवरानी की तारीफें सुना अनीता को बड़ा बुरा लगता है। पहले तो घर वाले ही थे, लेकिन अब तो बाहर वाले भी बार बार उसे यही सब सुनाते, जिससे अब वो अपनी देवरानी से जलने लगती है। फिर घर आकर अब मुझे इस देवरानी पर नजर रखनी होगी कि ये इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। अब मुझे इस पर नजर रखनी होगी। अब अनीता अगले दिन से ही अपनी देवरानी पर नजर रखने लगती है, और जैसे ही वो बैग उठाकर बाहर जाती है, वो अपनी देवरानी के पीछे पीछे चल पड़ती है। देवरानी रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ठेले वाले के पास पहुंच जाती है, और ठेले वाला चिल्ला चिल्ला कर ग्राहक बुला रहा होता है। रूपाली उसी में से साड़ी चुन रही होती है। 150 रुपए की एक, 150 की एक, आओ आओ लूट लो लूट लो। अच्छा तो ये बात है, ये मैडम यहीं से साड़ी लाती है और फिर इतराती है। अनीता तू भी ना बेकार में ही ऐसे लोगों से जल गई। अब बताती हूँ मैं इसे। अपनी देवरानी के जाने के बाद अनीता वहाँ से एक साड़ी खरीदती है, और अगले दिन वही साड़ी पहनती है। और जब वो ये साड़ी पहनकर बाहर आती है, तो ये देख उसकी देवरानी हैरान रह जाती है। मेरी जैसी साड़ी आपके पास? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम ही ये महंगी महंगी साड़ी पहन सकती हो, मैं नहीं। वैसे माँ जी एक बात बताती हूँ, ये जो साड़ी आपको तोहफे में मिली है ना, ये किसी मॉल की नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के पास एक ठेले की है, वो भी सिर्फ 150 रुपए की। अब सच कहूँ तो मेरी सोच कुछ लोगों की तरह छोटी नहीं है, ना ही मैं किसी को ठेले से लाकर तोहफा देती हूँ, और ना ही ये मेरी आदत है। उसने कम से कम कुछ दिया तो है, तेरी तरह तो नहीं है ना जो किसी से जलती है। कभी ये भी सोचा उसने ऐसा क्यों किया? वो बेचारी तो पैसे बचाकर अपने लिए ठेले से सस्ती साड़ी लाती है, लेकिन तुझे तो बस मॉल और शोरूम की साड़ियाँ ही पसंद आती हैं, वो भी 2-2, 4-4 हजार वाली। अरे जितने की तू एक साड़ी लेती है ना, इतने में तो वो 4-5 साड़ी ले लेती है, फिर बदल बदल कर तो पहनेगी ना। अब जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपनी देवरानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे रूपाली, तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कितनी जलन रखने लगी। नहीं नहीं जेठानी जी, इसमें आपकी भी क्या ही गलती। अगर मैं ऐसा न करती तो आपको भी मुझसे जलन होती। खैर छोड़ो, अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का काम एक साथ करेंगी, जिसके बाद हम चल पड़ेंगे। कहाँ? ठेले की सस्ती साड़ी खरीदने। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से हंसने लगती हैं।